हाय हेलो एवरीवन। सो एफएमसीजी स्पेस से दो स्मॉल कैप स्टॉक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे, बेक्टर फूड्स एंड बीकाजी फूड्स। दोनों के Q3 के रिजल्ट आ गए हैं, तो देखेंगे नंबर्स कैसे हैं कंपनी के, एंड कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री दिया है, जो दोनों बिजनेसेस में चैलेंजेस चल रहे हैं वो कब तक रिजॉल्व हो सकते हैं, कब तक उसमें रिकवरी हो सकती है। इन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे एंड आगे का आउटलुक समझेंगे दोनों कंपनीज का। इनका बिजनेस मॉडल काफी डिटेल में हमने कवर किया है बहुत बार, तो उसका लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफ में अगर हम समझे तो बेक्टर फूड्स का बिजनेस मॉडल क्या है। दो सेगमेंट्स है इस कंपनी के। पहला है बिस्किट का सेगमेंट, जिसमें कंपनी क्रीमिका के ब्रांड से ऑपरेट करती है। दूसरा है इनका बेकरी वाला बिजनेस, जिसमें कंपनी इंग्लिश ओवन के ब्रांड से ऑपरेट करती है। बेकरी में इनका एक और सेगमेंट है B2B का, जहां पे कंपनी अपने QSR क्लाइंट्स को कैटर करती है, जैसे KFC, सबवे, मैकडोनल्ड, इन सबको कंपनी बेकरी के प्रोडक्ट्स, बन, बर्गर वगैरह सप्लाई करती है। सो ये पूरा बिजनेस मॉडल है। रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखोगे तो कंपनी का 60 से 65% रेवेन्यू जो है वो बिस्किट बिजनेस से आता है। 30 से 35% रेवेन्यू कंपनी का बेकरी बिजनेस से आता है। एंड 3 to 5% रेवेन्यू कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का डिवीजन है, जहां पे मॉन्डलेस के लिए ये ओरियो बिस्किट मैन्युफैक्चर करती है। सो वहां से इनका 3 to 5% का रेवेन्यू आता है। अब वेक्टर को हम बहुत सारे क्वार्टर से डिस्कस कर रहे हैं, एंड पूरे एफएमसीजी स्पेस में अगर आप देखोगे तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनका वॉल्यूम ग्रोथ लास्ट 3 4 5 ईयर से बहुत एवरेज है, बिलो एवरेज ग्रोथ नंबर्स उनका रहा है। लेकिन बेक्टर ने कंसिस्टेंटली 20 25 30% के रेट से ग्रो किया है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि बेक्टर बेसिकली अर्बन पॉपुलेशन को ज्यादा केटर करता है। रूरल में इस कंपनी की कुछ खास प्रेजेंस है नहीं आज के टाइम पे। लेकिन जो वो बड़ी एफएमसीजी कंपनीज हैं वो पैन इंडिया लेवल पे पेनेट्रेटेड हैं। रूरल पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है उनके टोटल रेवेन्यू के अंदर। एंड लास्ट 3 4 5 ईयर्स के में अगर आप देखोगे तो इंडिया का जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहे हैं। इन्फ्लेशन का प्रेशर रहा है, कोविड के बाद उनकी इनकम के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। सो इन सारी रीजंस की वजह से उन कंपनीज का वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया, लेकिन बेक्टर को एडवांटेज मिला है उनकी अर्बन पेनेट्रेशन का, जहां से उनको 20 25 30% का ग्रोथ देखने को मिला है। लास्ट एक दो क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए हैं। देन लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया था कि अर्बन में भी डिमांड थोड़ी थोड़ी वीक हो रही है। प्लस अगर आप रिसेंटली कुछ और जो कंज्यूमर कंपनीज हैं उनकी मैनेजमेंट का कॉन कॉल सुनोगे, वो सब भी यही बोल रहे हैं कि अर्बन में अब थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है डिमांड में। रूरल डिमांड रिकवर कर रहा है, बट अर्बन एरिया में जो डिमांड है उसमें थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। तो देखते हैं कि थर्ड क्वार्टर में कैसे रिजल्ट आए बेक्टर के, एंड मैनेजमेंट का कैसा कमेंट्री रहा है। सो Q3 का रिजल्ट देखोगे अगर आप बेक्टर का, तो रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ आई है कंपनी की YOY लेवल पे। ये ग्रोथ रेट कुछ क्वार्टर पहले तक 20 22% के आसपास रहती थी, तो इसमें ऑफकोर्स एक डिक्लाइन देखने को मिला है हमको। लेकिन इससे भी ज्यादा कंसर्न है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर। सो इबिट्टा या प्रॉफिट का नंबर बिल्कुल फ्लैट रहा है कंपनी का, इसमें ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। यानी मार्जिन पे इस क्वार्टर में भी प्रेशर आया है, और प्रॉफिट में भी, क्योंकि आपका अदर एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुआ है, तो प्रॉफिट भी आपका ग्रो नहीं हुआ है इस क्वार्टर के अंदर। इनफैक्ट आप 9 मंथ्स के बेसिस पे भी देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 17% के आसपास है। अच्छा ग्रोथ है। एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में हाई बेस के ऊपर आप 17 18% से ग्रो कर रहे हो, तो ये अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे, मार्जिन हो या पैट का नंबर हो, इसमें ग्रोथ नहीं आया है। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 2% का ग्रोथ आया है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। सो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है हमको। देन सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो कुछ क्वार्टर पहले तक इनका जो बिस्किट का बिजनेस था उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती थी, 20 25% की ग्रोथ होती थी। बेकरी वाला बिजनेस थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, 13 14 15% का ग्रोथ था। इस क्वार्टर में बेकरी में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, 20% का ग्रोथ आया है। इसका प्रोबेबली रीजन एक ये हो सकता है कि इनके जो QSR क्लाइंट्स हैं, KFC या सबवे, मैकडोनल्ड वगैरह, उनका टॉप लाइन का ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ है। उनका पिछले कुछ क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ आ रही है। मार्जिन और प्रॉफिट पे अभी भी उनका प्रेशर है। सो प्रोबेबली वो कंपनी को हेल्प कर रहा है ये बेटर ग्रोथ नंबर रिपोर्ट करने में। बिस्किट में जैसे हमने डिस्कस किया कि अर्बन डिमांड थोड़ी सी वीक हुई है, स्लो हुई है, उसका इंपैक्ट हमको दिख रहा है। कंपनी का ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है लास्ट कुछ क्वार्टर से। देन पूरा P&L अगर हम देखें तो इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है, और अदर एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे तो फिर से 20% से इंक्रीज हुआ है। लास्ट क्वार्टर में भी हुआ था, इस क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 20% का इंक्रीज देखने को मिला है अदर एक्सपेंसेस में, जिसकी वजह से इनका इबिट्टा मार्जिन 14% से 12% के आसपास आ गया है। इनफैक्ट अगर आप पूरे 9 मंथ्स में देखोगे तो कंपनी का इबिट्टा मार्जिन 15% से कम होकर के अब 13% की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इनके मार्जिन के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है, और इसीलिए कंपनी का पैट जो है वो हार्डली 2% से ग्रो हुआ है YOY लेवल पे।
नाउ वेक्टर हर एक क्वार्टर में कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करता है। सो इस क्वार्टर में भी आप देखोगे अलग अलग कैटेगरीज में इन्होंने काफी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। देन इंटरेस्टिंगली जो गिफ्टिंग वाला एरिया है वहां पे भी कंपनी ने उस डिमांड को केटर करने के लिए कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, बिकॉज आपका डिमांड अगर स्लो होता है, वीक होता है, तो आप इस तरीके की चीजें करते हो सो दैट आपका ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहे, और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमको इनके टॉप लाइन पे देखने को भी मिला है। ये सारे इनिशिएटिव्स की वजह से प्रोबेबली कंपनी का टॉप लाइन का ग्रोथ तो ठीक ठाक आया इस क्वार्टर में भी। देन बर्गर वाले, बेकरी वाले एरिया में भी इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। एंड इंटरेस्टिंगली कंपनी अब धीरे धीरे स्नैकिंग वाले कैटेगरी के अंदर भी एंटर कर रहा है। सो यहाँ पे भी कंपनी ने कुछ न्यू ऑफरिंग्स लॉन्च करे हैं इस क्वार्टर के अंदर। देन कैपेसिटी एक्सपेंशन पे अगर हम देखें तो इनके जो 2 बिस्किट्स के प्लांट आने थे वो राजपुरा के अंदर वो लास्ट ईयर ऑपरेशनलाइज हो गए हैं। देन इनका कोलकाता में बेकरी का प्लांट आने वाला है, सो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ऑपरेशनलाइज होगा। अब ये जो बेकरी का प्लांट है ये कंपनी ने स्पेसिफिकली B2B क्लाइंट्स को केटर करने के लिए बिल्ड किया है, तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। 2 बड़ी फैसिलिटीज और आएंगी कंपनी की अगले फाइनेंशियल ईयर में। एक है इनका बिस्किट का जो MP में धार के अंदर आएगा, दूसरा है इनका बेकरी का प्लांट महाराष्ट्र में खोपोली के अंदर। ये दोनों प्लांट काफी बड़ी फैसिलिटीज हैं और ये दोनों नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऑपरेशनलाइज होगी कंपनी के लिए। सो ये पूरा बिजनेस अपडेट रिजल्ट वाला पार्ट था वेक्टर का। अब मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में किस तरीके की कमेंट्री दी है, तो सबसे पहले इनके मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर है। क्यों प्रेशर है? बिकॉज कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। पाम ऑयल के प्राइसेस हो, मैदा, फ्लोर वगैरह के प्राइसेस हो, इन सब में काफी ज्यादा अपटेक देखने को मिला है लास्ट 1-2 क्वार्टर के अंदर। एंड उसकी वजह से मैनेजमेंट का कहना है कि हमको ये मार्जिन पे इम्पैक्ट लेना पड़ा है। हालांकि इनकी कंपनीज ने प्राइस इंक्रीज स्टार्ट कर दिया था, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि इनके बेकरी बिजनेस में, बिस्किट वाले बिजनेस में प्राइसेस इंक्रीज करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट 3% से 5% की रेंज में इन्होंने प्राइस अपटेक लिया है। अब इसमें जो इनका बेकरी का बिजनेस है उसमें ऑलमोस्ट वो प्राइस इंक्रीज वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बिस्किट वाले बिजनेस में अभी वो ऑनगोइंग है और मार्च 25 तक मैनेजमेंट ने बोला है कि उस पे भी जो हमको प्राइस अपटेक लेना है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि बेकरी में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी शेल्फ लाइफ शॉर्ट होती है, जैसे ब्रेड हो गया आपका या बेकरी बन बर्गर वगैरह हो गया, इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो शॉर्ट होती है। तो जब भी आप प्राइस में चेंजेस करते हो इन प्रोडक्ट्स में वो जल्दी रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन जो बिस्किट्स या कुकीज वाला प्रोडक्ट सेगमेंट है उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, तो जब भी आप उनमें प्राइस इंक्रीज करते हो, चाहे बढ़ाते हो या कम करते हो, उसको रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो मैनेजमेंट कह रही है कि मार्च 25 तक कंप्लीट हो जाएगा एंड फर्स्ट क्वार्टर से हमारा जो मार्जिन है वो एक्सपेक्टेड है नॉर्मलाइज लेवल पे आ जाएंगे। दूसरा, अगर आप देखोगे तो वेक्टर कॉस्ट एफिशिएंसी पे काफी ज्यादा काम कर रहा है। सो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने अपने सेल्स वाले पार्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए कुछ टूल्स वगैरह ऐड करे थे। अभी कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर से इम्पैक्ट 1.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सो बेसिकली ये कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है जहां पे वेक्टर अपने रॉ मटेरियल के प्रोक्योरिंग, पैकेजिंग से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, पूरा सप्लाई चेन, देन सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारे पार्ट के ऊपर कॉस्ट एफिशिएंसी बिल्ड कर रहा है। सो मैनेजमेंट का कहना है कि ये पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है ये इस फाइनेंशियल ईयर में तो चलेगा ही, प्लस थोड़ा बहुत काम हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी कंटिन्यू रहेगा और इससे अगले 1 साल के अंदर यानी नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर 50 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अपने मार्जिन्स के अंदर। सो मैनेजमेंट का कहना है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में 50 बेसिस पॉइंट का हमको इंप्रूवमेंट आएगा इस पूरे कॉस्ट एफिशिएंसी प्रोग्राम से जो हम अभी रन कर रहे हैं। अब क्या ये जो कॉस्ट एफिशिएंसी प्रोग्राम है इससे मार्जिन्स में मतलब एक्स्ट्रा एड ऑन एडवांटेज मिलेगा? बिकॉज अगर आप इनका अदर एक्सपेंसेस देखोगे जो 20% से इंक्रीज हुआ है उसमें सबसे बड़ा रोल है कंपनी के एक्सपोर्ट बिजनेस का। सो कंपनी का कहना है कि एक्सपोर्ट बिजनेस हमारा 1-2 साल से बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, तो वो तो अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ में जो एक्सपोर्ट में आपका जो फ्रेट फॉरवर्ड चार्जेस होते हैं वो इंक्रीज हो गए हैं बिकॉज वो रेड सी का क्राइसिस चल रहा है आपका। तो कंपनी कह रही है कि ये जो फ्रेट चार्जेस इंक्रीज हुए हैं इसको एक्सक्लूड करके हम ये 50 बेसिस पॉइंट का एडवांटेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, अपने मार्जिन के अंदर, बिकॉज वो जो फ्रेट चार्जेस हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो एक्सटर्नल चीज है एंड नियर टर्म में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि उसमें कोई भी नॉर्मलाइजेशन होगा। सो फ्रेट चार्जेस अगर इस लेवल पे भी रहते हैं, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती है, उसके बाद भी मैनेजमेंट ये 50 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है अपने मार्जिन में नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर, जो कि काफी अच्छी चीज है। और अगर फ्रेट चार्जेस नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो उनके मार्जिन को एक और एडिशनल पुश मिल सकता है। सो ये इन्होंने गाइडेंस दिया अपने मार्जिन के ऊपर। देन इनकी कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट FY26 का जो फर्स्ट हाफ है उसमें कंपनी की ये तीनों कैपेसिटीज आएंगी। तो अगर इन्होंने यूटिलाइजेशन अच्छे लेवल से जल्दी उसको इंक्रीज नहीं किया तो अगेन कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर रह सकता है।
उसके लिए मैनेजमेंट ने क्या किया है कि नॉर्दर्न रीजन में इन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कर दिया। अगर आप देखोगे तो लास्ट 1-2 साल में कंपनी ने अपने टोटल डायरेक्ट आउटलेट्स को डबल कर दिया है। तो नॉर्दर्न वाला पार्ट तो कंप्लीट है। वेस्टर्न रीजन और सर्दर्न रीजन में कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। एंड मैनेजमेंट का बोलना है कि जब भी हमारी वो कैपेसिटीज आएगी तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट बिल्कुल रेडी है, हम उसमें जल्दी से जल्दी उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। सो ये पूरा अपडेट दिया है इन्होंने अपने रिजल्ट एंड आने वाले कैपेसिटीज को लेकर के। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ग्रोथ रेट ऑफकोर्स डिक्लाइन हुआ है कंपनी का, मार्जिन पे भी इंपैक्टेड है, और मैनेजमेंट का कहना है कि ये इंपैक्ट फोर्थ क्वार्टर में कंटिन्यू रहेगा। Q1 ऑफ FY26 से इनके जो मार्जिन हैं वो धीरे धीरे पुराने वाले लेवल की तरफ जाएंगे। डिमांड पे इनका एक इन्होंने पॉजिटिव न्यूज दिया है कि जो लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर से जो थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला था, प्लस जो इनके बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं ब्रिटानिया, पार्ले, जिन्होंने काफी एग्रेसिव प्राइसिंग करी थी, डिस्काउंटिंग देना स्टार्ट किया था कंज्यूमर्स को, तो वहां पे बेक्टर को भी वो चीज फॉलो करनी पड़ी थी। अब इनकी मैनेजमेंट कह रही है कि वो चीज थोड़ी सी ईज आउट हुई है, प्लस जो अर्बन डिमांड है उसमें हमको थोड़ा सा अपटिक देखने को मिला है हमारे बिस्किट बिजनेस के अंदर, तो ये एक चीज पॉजिटिव है। एंड अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो एक्सपेक्टेड है कि ग्रोथ रेट और नहीं नीचे आएगा कंपनी का, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी पे तो ऑफकोर्स अगले 1 से 2 क्वार्टर का हमको वेट करना पड़ेगा। तो ये पूरा अपडेट है। अब डील वाइज अगर आप देखोगे तो वही जो हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था कि कुछ खास इंटरेस्ट बनता नहीं है बेक्टर के स्टॉक के अंदर, बिकॉज इनके स्टॉक का अगर मैं वैल्यूएशन देखूं तो वही 60-70 के आसपास का पी मल्टीपल है, और काफी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स हैं जिनका वैल्यूएशन बिल्कुल सिमिलर लेवल पे है। ग्रोथ में भी कुछ ऐसा अट्रैक्टिव नहीं लगता है, बिकॉज वही 14-15% की ग्रोथ है, प्लस बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज हैं जो साइज में काफी बड़ी हैं, स्टेब्लिश ब्रांड है उनका, और उनका भी आज के टाइम पे टॉप लाइन का ग्रोथ यही 12-13% के आसपास चल रहा है। तो कोई री रेटिंग का चांस यहाँ पे मुझे दिखता नहीं है। तो मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनता कि मैं अपना इंक्रीमेंटल कैपिटल इस तरीके के बिजनेस पे डालूं, बिकॉज कोई री रेटिंग का स्कोप अभी क्लियरली दिख नहीं रहा है। हेडविंड्स तो है ही बिजनेस के साथ में। ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसा प्रोग्रेस रहता है। अब फोकस करते हैं दूसरी बिजनेस की तरफ, बीकाजी फूड्स। बीकाजी फूड्स का भी बिजनेस मॉडल बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है हमने, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रीफ में अगर आप देखो तो ये कंपनी क्या करती है, नमकीन भुजिया वगैरह बनाने का काम करती है, इसके साथ में इनका पैकेज स्वीट्स का भी एक प्रोडक्ट है, और पापड़ वगैरह भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इनका जो 65-70% रेवेन्यू है वो इनके एथनिक स्नैक्स से आता है। एथनिक स्नैक्स में इनका यही नमकीन भुजिया वगैरह आता है। और अगर आप ज्योग्राफिकली देखोगे तो कंपनी क्योंकि राजस्थान से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद इन्होंने आसाम में एक्सपैंड किया, बिहार में एक्सपैंड किया। ये जो 3 स्टेट्स हैं ये बीकाजी फूड्स के लिए इनके कोर स्टेट्स हैं, और ये कोर स्टेट कंपनी के टोटल रेवेन्यू में अराउंड 65-70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। देन पिछले कुछ टाइम में बीकाजी ने अलग अलग स्टेट्स में एक्सपैंड किया है, और जिन स्टेट्स में इनका 5% के आसपास मार्केट शेयर है उनको कंपनी फोकस स्टेट्स बोलती है। तो फोकस स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, एक आपका यूपी आता है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, छत्तीसगढ़ में इन्होंने अभी रिसेंटली एक्सपैंड किया है, देन साउथ में आपका तेलंगाना है, कर्नाटका है। ये 6-7 स्टेट जो है वो कंपनी के लिए फोकस स्टेट्स हैं। लगभग 15-16% रेवेन्यू कंपनी का इन स्टेट से आता है। ये पूरा बिजनेस मॉडल है। अब बीकाजी का भी लास्ट क्वार्टर तक अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, इनको पीएलआई का बेनिफिट भी मिल रहा था, तो इनका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 20-25% तक चला गया था। लेकिन लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने बोला कि कमोडिटी के प्राइसेस थोड़े से इंक्रीज हो गए हैं, हालांकि इन्होंने भी प्राइस इंक्रीज कर दिया था। तो मैनेजमेंट कॉन कॉल में तो कॉन्फिडेंट था कि हमारा मार्जिन वगैरह स्टेबल रहेगा, लेकिन उसके बाद इनका एक इंटरव्यू आया मैनेजमेंट का, जहां पे इन्होंने बताया कि वॉल्यूम ग्रोथ जो हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा वॉल्यूम ग्रोथ अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज प्राइस इंक्रीज जो हमने लिया है उससे डिमांड थोड़ी सी इंपैक्ट हुई है। अब देखते हैं कि Q3 में बीकाजी के ओवरऑल किस तरीके के नंबर्स आए हैं एंड इनकी मैनेजमेंट ने कैसी कमेंट्री दी है। तो अगर आप बीकाजी का Q3 का रिजल्ट देखोगे तो इनका जो टॉप लाइन है वो अराउंड 14.5% से ग्रो किया है, मतलब वही जैसा बेक्टर का रिजल्ट है ऑलमोस्ट उसी लेवल की ग्रोथ है। ग्रोथ रेट इनका भी डिक्लाइन हुआ है, तो 20-25% का ग्रोथ था इस कंपनी का, वो अब कम होकर के 14% पे आ गया है। इनफैक्ट लास्ट 5 क्वार्टर्स में सबसे वीक ग्रोथ नंबर्स बीकाजी ने इस क्वार्टर में रिपोर्ट करे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर हम देखें तो काफी ज्यादा कंसर्न लगता है, क्योंकि इबिटा मार्जिन कंपनी का लगभग 4.5% नीचे आया है। ग्रॉस मार्जिन भी आप देखोगे तो 2.5% से इंपैक्ट हुआ है, और प्रॉफिट कंपनी का 40% से नीचे आया है।
सो मार्जिन्स पे इंपैक्ट पड़ा है, जिससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। और वॉल्यूम ग्रोथ जो सिर्फ 3% का है, ये और ज्यादा कंसर्न लग रहा है मार्केट को कि सिर्फ 3% का वॉल्यूम ग्रोथ है, जबकि मैनेजमेंट का गाइडेंस पूरे साल के लिए 13 to 14% का था। सो ये कंसर्न्स है। इनफैक्ट अगर आप फुल ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ 17% है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे और मार्जिन पे काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है हमें कंपनी के रिजल्ट में। एंड 9 मंथ्स में भी कंपनी का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो सिर्फ 11% है। सो काफी डिफिकल्ट लगता है कि कंपनी का जो फुल ईयर का गाइडेंस है 13 to 14% का वॉल्यूम ग्रोथ, कि कंपनी उसको अचीव कर पाएगी। इनकी कैपेसिटी अगर हम देखें तो 3,25,000 की कैपेसिटी है। 10,000 मेट्रिक टन इन्होंने और ऐड किया है इस क्वार्टर के अंदर। देन डायरेक्ट आउटलेट में अगर आप देखोगे तो 2,88,000 की डायरेक्ट आउटलेट पे कवरेज है कंपनी की। लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 25% का इंक्रीज है। अब इनकी मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि इस ईयर के एंड तक, मार्च 25 तक, हमारा जो टोटल कवरेज होगा वो 3 लाख तक पहुंच जाएगा। देन FY26 में हम इसको 3.5 लाख तक लेकर के जाएंगे, यानी 15 to 18% के रेट से कंपनी अपने कवरेज को इंक्रीज करने को देख रही है। तो ये एक्सपेंशन का रेट तो अच्छा है। मार्केटिंग इनिशिएटिव्स पे काफी ज्यादा फोकस है बीका जी का। तो इन्होंने अगस्त से लेकर के दिसंबर तक एक कैंपेन रन किया था, बीका जी खाओ लंदन जाओ। अब इसका पर्पस क्या था? 2 पर्पस थे। पहला पर्पस था कि बीका जी का जो पैकेज स्वीट्स वाला जो प्रोडक्ट है, ये इनकी ग्रोथ को ड्राइव करता है सेकंड क्वार्टर में, जो इंडिपेंडेंस राखी वाला जो टाइम होता है वहां से लेकर के दिवाली वाले टाइम तक। तो वहां पे जो इनके बिजनेस में ग्रोथ आती है वो पैकेज स्वीट से आती है। उसके बाद अगर आपको सेम पेस पे ग्रो करना है तो आपको ऑफकोर्स जो आपका मेन बिजनेस है एथेनिक नमकीन भुजिया, उस पर फोकस करना पड़ेगा। सो उसके लिए कंपनी ने ये कैंपेन रन किया था कि वहां पे हमारा ट्रैक्शन इंक्रीज हो। दूसरा रीजन है, दूसरा पर्पज है ये कैंपेन रन करने का, जैसे हमने बैक्टर के कॉन कॉल में भी देखा कि डिमांड थोड़ी सी स्लो हुई है। अर्बन में जो डिमांड है वो थोड़ी सी वीक है। तो आपको अगर सेम पेस पे ग्रो करना है तो ऑफकोर्स इस तरीके के कुछ कैंपेन रन करने पड़ेंगे। सो ये दूसरा पर्पज था कंपनी का कि क्यों इन्होंने ये कैंपेन रन किया। देन अगर आप इनका बिजनेस वाइज देखोगे तो एक और कंसर्न क्या लगता है कि बीका जी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू है वो भी बिल्कुल फ्लैट है, ये थोड़ा सा नेगेटिव ग्रोथ है। जनरली ये जो कंपनीज होती हैं बीका जी, बेक्टर, ये जो कंजम्पशन कंपनीज होती है, इनके लिए थर्ड क्वार्टर काफी अच्छा होता है कंपेयर टू सेकंड क्वार्टर। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू कंपनी का थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। प्लस दूसरा चीज, पैकेज स्वीट्स जो कि कंपनी का ये फेस्टिव सीजन में थर्ड क्वार्टर में और मैरिज वाले सीजन में काफी अच्छे पेस पे ग्रो होना चाहिए, ऐसा मार्केट को एक्सपेक्टेड था। लेकिन इसमें आप देखोगे तो सिर्फ 11% की ग्रोथ है। प्लस वेस्टर्न स्नैक, जहां पे कंपनी के वो जो चिप्स वगैरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें आप देखोगे तो कोई ग्रोथ ही नहीं है, हार्डली 1% का ग्रोथ देखने को मिला है। सो ये 3-4 और चीजें हैं जो कंपनी के रिजल्ट को थोड़ा सा और नेगेटिव बनाती है। मार्केट इसको लेकर के थोड़ा सा ज्यादा कंसर्न है। इस पे क्लैरिफिकेशन दिया है मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में, उसको भी डिस्कस करेंगे। देन अगर आप इनका प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है। 62% रेवेन्यू इनका एथनिक स्नैक्स से आता है। एक जो चीज चेंज हुई है, वेस्टर्न स्नैक इनके लिए लास्ट ईयर तक 8% कंट्रीब्यूट करता था ऑलमोस्ट टोटल रेवेन्यू में। अब उससे सिर्फ 7% रेवेन्यू आता है। क्यों? बिकॉज इनका जो इस क्वार्टर में ग्रोथ है वो बिल्कुल फ्लैट रहा है, हार्डली 1% का ग्रोथ है। सो इसकी वजह से इसका रेवेन्यू मिक्स कम हुआ है। देन ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो इसमें भी ठीक ठाक है। कोर स्टेट इनके 11% से ग्रो कर रहे हैं। फोकस स्टेट्स जहां पे कंपनी का मार्केट शेयर अभी इंक्रीज हो रहा है, वहां पे 15% का ग्रोथ है। और एक्सपोर्ट भी जैसा इनका गाइडेंस है उसी के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है। देन अगर आप इनका SKU वाइज अगर आप देखोगे तो फैमिली पैक और इंपल्स पैक दोनों में ठीक ठाक ग्रोथ है। 12% 13% का ग्रोथ है। फैमिली पैक बेसिकली इनको हेल्प करता है एक ब्रांड बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज उसका कंजम्पशन जो है वो थोड़ा टाइम के साथ में होता है। तो तब तक उसकी आपके घर में, आपके किचन में उसकी विजिबिलिटी रहती है उस पैकेट की। तो एक ब्रांड बिल्डिंग में भी इनको हेल्प करता है। इंपल्स पैक जो है वो आपका जो ऑन द गो वाला जो डिमांड है, मतलब ट्रैवलिंग के टाइम पे जो आप 5 रुपीज 10 रुपीज का जो पैकेट कंज्यूम करते हो मोस्टली, उस वाले डिमांड को केटर करने के लिए इनका इंपल्स पैक हेल्प करता है कंपनी को। बाकी इनका ओवरऑल रिजल्ट हमने देखा ही है। प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी ज्यादा प्रेशर है। क्यों प्रेशर है? बिकॉज आप जितनी भी कमोडिटीज देखोगे, की कमोडिटीज जो है इस कंपनी के लिए, चाहे वो एडिबल ऑयल हो, पाम ऑयल हो, पल्सेस, फ्लोर वगैरह हो, सबके प्राइसेस लास्ट 1-2 क्वार्टर में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। एंड वहीं से इनके मार्जिन पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है। सो ये पूरा रिजल्ट अपडेट था बीका जी का। अब अभी इनका कोई कैपेक्स वगैरह चल नहीं रहा है। कंपनी का मेन टारगेट ये है कि जो इन्होंने रिसेंटली कुछ अपने फैसिलिटीज को ऑपरेशनलाइज किया है,
उससे इनका यूटिलाइजेशन अभी काफी कम है, 42 to 45% है। सो नेक्स्ट 2 to 4 ईयर्स के अंदर मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है कि अपनी यूटिलाइजेशन को हमको 70% तक लेकर के जाना है, ये इनका पहला टारगेट है। अब मार्जिन के ऊपर अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि सितंबर ऑनवर्ड जो आपके एडिबल ऑयल के प्राइसेस हैं, पाम ऑयल के प्राइसेस हैं, वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुए। एंड उसमें हमने हालांकि प्राइसेस तो इंक्रीज किए अपने प्रोडक्ट्स के, लेकिन वो ऑफसेट नहीं कर पाए इस कमोडिटी के इन्फ्लेशन को, और उसकी वजह से हमारे मार्जिन पे ये इंपैक्ट देखने को मिला है। अब जो कुछ कंसर्न्स है उसकी बात करें, सबसे पहला कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका रेवेन्यू क्यों डिक्लाइन हुआ, जबकि थर्ड क्वार्टर आपके लिए अच्छा होता है। और पैकेज स्वीट्स का भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ 11% का ग्रोथ आया। सो कंपनी कह रही है कि हमारा जो ये मॉडल है इसमें आपको देखना होगा कि थर्ड क्वार्टर के अंदर दिवाली मतलब किस टाइम पे फॉल करती है। जैसे लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो 10 नवंबर के आसपास दिवाली था, मतलब लेट थी दिवाली। इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में दिवाली थोड़ी सी जल्दी थी। सेम जैसे बजाज स्टाइल ने भी अपने बिजनेस में बोला था कि नवरात्रि अगर हमारे थोड़े से पहले आ जाते हैं तो Q2 और Q3 में दोनों में हमारा रेवेन्यू जो है वो स्प्लिट हो जाता है। सिमिलरली बीकाजी की मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि अगर दिवाली थोड़ा सा पहले आ जाता है तो सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में रेवेन्यू हमारा स्प्लिट हो जाता है, बिकॉज जो मॉडर्न ट्रेड चैनल है उन पे हमारा ऑर्डर पहले से प्लेस होना स्टार्ट हो जाता है, सेकंड क्वार्टर के अंदर ही प्लेस होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आपको ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्लाइन दिख रहा है। अदरवाइज हमारा ग्रोथ अच्छा आया, सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर दोनों में अगर आप देखोगे तो ग्रोथ अच्छा देखने को मिला है। प्लस पैकेज स्वीट जो है उसके लिए कंपनी कह रही है कि ये गिफ्टिंग में ज्यादा हमारा रेवेन्यू आता है इस वाले प्रोडक्ट से, तो मैरिज सीजन में इसका ज्यादा ग्रोथ नहीं आता है, ज्यादा बिजनेस आता है हमारा दिवाली सीजन में। इसीलिए दिवाली क्योंकि पहले था इसलिए उसमें ग्रोथ जो है वो ओवरऑल 11% का ही देखने को मिला है। दूसरा वॉल्यूम ग्रोथ जो सिर्फ 3% का देखने को मिला है। इस पे मैनेजमेंट का कहना है कि लास्ट ईयर इन्होंने थर्ड क्वार्टर के आसपास, जब बेक्टर ने भी बताया था अपने कॉन कॉल में कि अर्बन डिमांड में थोड़ी सी वीकनेस स्टार्ट हो गई है, सो उसको केटर करने के लिए बीकाजी ने अपने पैकेट्स में 10% एक्स्ट्रा ग्रामेज देना स्टार्ट किया था। तो उनका लास्ट ईयर का जो वॉल्यूम का बेस है वो थोड़ा सा हाई हो गया था, इस वजह से इस क्वार्टर में सिर्फ 3% की ग्रोथ दिख रही है। मैनेजमेंट कह रही है कि अगर आप उसको एडजस्ट करके देखोगे तो एक्चुअल वॉल्यूम ग्रोथ हमारा 8% के आसपास है, 8% के आसपास है। ऑफकोर्स इनके गाइडेंस से फिर भी वो काफी कम है, 13-14% का गाइडेंस है, लेकिन वो 3% की जगह 8% का वॉल्यूम ग्रोथ है। सो ये इन्होंने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया है। देन मैनेजमेंट कह रही है कि हमने प्राइस इंक्रीज किए हैं, फोर्थ क्वार्टर में भी हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने अलग अलग जगह पे प्राइस इंक्रीज किया है ओवरऑल, और एक्सपेक्टेड है कि अगले क्वार्टर मतलब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 तक हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो पुराने वाले लेवल 30% प्लस के आसपास चला जाएगा। सो ये ओवरऑल गाइडेंस दिया है बीकाजी की मैनेजमेंट ने। मतलब मार्जिन वगैरह का प्रेशर है, लेकिन जो प्राइस इंक्रीज इन्होंने किया है उससे कंपनी अगले क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर तक एक्सपेक्ट कर रही है नॉर्मलाइजेशन मार्जिन के अंदर। अभी इन्होंने इनका कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ में फोर्थ क्वार्टर में भी थोड़ा सा प्रेशर दिखेगा, बिकॉज वो जो इन्होंने कंज्यूमर ऑफर जो रन किया था पिछले साल वो फोर्थ क्वार्टर तक चला था, तो जो वॉल्यूम का बेस है वो फोर्थ क्वार्टर में भी हाई रहेगा। तो वाई वाई जब आप वॉल्यूम कंपेयर करोगे तो चांसेस यही है कि फोर्थ क्वार्टर में भी वॉल्यूम का नंबर अच्छा नहीं रहेगा। एंड फुल ईयर बेसिस पे क्योंकि कंपनी ने प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिए हैं तो 13-14% का वॉल्यूम ग्रोथ लगता नहीं है कि कंपनी इस साल अचीव कर पाएगी। पॉजिटिव चीज ये है कि फोर्थ क्वार्टर से कंपनी कह रही है कि जो फ्रेश क्रॉप आई है पोटैटोज की, पल्सेस वगैरह की, उससे कमोडिटी प्राइसेस थोड़े से ईज आउट हुए हैं। प्लस इनका जो वेस्टर्न स्नैक का पोर्टफोलियो जो 1% से ग्रो किया है सिर्फ, वो भी इन्होंने डेलिबरेटली खुद ये चीज डिसाइड करी थी, बिकॉज कमोडिटी के प्राइसेस इतने ज्यादा तेजी से बढ़ गए थे कि इनको लगा कि इतना ज्यादा प्राइस अपटेक हम नहीं कर सकते, कंज्यूमर डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा। सो उन्होंने वहां पे उसकी प्रोडक्शन को रोक दिया, ग्रोथ के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा। इस क्वार्टर में क्योंकि फ्रेश क्रॉप आया आपका, तो कंपनी कह रही है कि वेस्टर्न स्नैक पोर्टफोलियो हमारा फुल प्रोडक्शन पे ऑपरेट कर रहा है, तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ आएगी फोर्थ क्वार्टर में। लेकिन मार्जिन पे प्रेशर रहेगा फोर्थ क्वार्टर में भी, एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 से थोड़ा बहुत उसमें इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा कमेंट्री है बीकाजी फूड्स की मैनेजमेंट का। इसका भी अगर आप देखोगे तो ग्रोथ रेट काफी ज्यादा कम हो गया है, मार्जिन के ऊपर प्रेशर है, एंड मतलब अगर हम डील देखें ओवरऑल तो कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है। 55-60 का पीई मल्टीपल है। वही वही पॉइंट है कि बाकी सारी FMCG कंपनीज भी सेम लेवल के पे रेट कर रही है, एंड कई ऐसी कंपनीज हैं जो जिनका ग्रोथ रेट इससे बेटर है। सो और ऑप्शंस हैं, वहां एक्सप्लोर किया जा सकता है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो अलग अलग सेक्टर्स में बहुत ऐसी कंपनीज हमको दिखेगी जिनका 25-30% का ग्रोथ है, आगे का गाइडेंस भी उतना है, प्लस ये जो मार्केट में करेक्शन चल रहा है उससे उनके स्टॉक प्राइसेस और ल्यूक्रेटिव हो गए, तो डील वहां पे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इन बिजनेसेस को ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, बट ऑफकोर्स इंटरेस्ट कोई बनता नहीं है। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।